नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 19 से 21 जून 2023 तक के बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। चूंकि यह क्लास डेली बेसिस पर चलती है, हालांकि पिछले 2 दिन से क्लास अब्सेंट थी, जिस वजह से यहाँ पर हमने 19 से 21 जून 2023 तक के प्रश्नों का संग्रह किया है। जो छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो चैनल पर अपलोड है, आप लोग से जरूर देखिएगा। और साथ साथ जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली संग्रह है, वो सभी आपको 2022 का और 2023 का वो सारा मिल जाएगा। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए, उसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न जो आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था, प्रश्न था कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में किया गया। बताएं कि बिहार के कितने विधायक इसमें शामिल हुए थे। तो बिहार के संदर्भ में बात करें तो इसमें बिहार के 225 विधायक शामिल हुए थे। और भारत के इतिहास में इस प्रकार का जो सम्मेलन है या फिर राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एक पहली बार मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 15 से 18 जून 2023 तक। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हालांकि इसकी जानकारी यानी कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था। क्योंकि यहाँ पर बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार अभी हाल ही में एनटीपीसी बरौनी को दिया गया, जो कि बिहार के बेगूसराय में है। अब यहाँ भी प्रश्न पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ऐसे में इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई थी, ये वर्ष 1962 में रूस के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ, आप लोग सुधार करेंगे, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। और इसके तहत कुल 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। वो सारी जानकारी जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। हालांकि बिहार के संदर्भ में ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार को एकमात्र पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को मिला। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बरौनी से संबंधित हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है। पहले के समय में यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन रूप से प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग सारे एग्जाम में, जो बिहार में खासकर आयोजित होती है। तो ऐसे में ये पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, जो कि सोवियत संघ की मदद से 49.40 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। यानी कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना के 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो विकल्प नंबर सी में आप यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर हम विकल्प नंबर ए की बात करें, जहाँ पर हमने लिखा है 1934, तो बिहार के इतिहास में जो सबसे बड़ा भूकंप आया है अब तक का, ये वर्ष 1934 में ही आया है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से बात करते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का चौथा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला, ये मध्य प्रदेश को मिला। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ जिला का जो पुरस्कार मिला, ये गंजम जिला जो कि उड़ीसा का है, ये सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया या फिर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो जगन्नाथ धामपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना गया, जो कि तेलंगाना का एक जिला है भद्राद्री कोठागुडेम, यहीं का ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना गया। अगला हमारा कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, जो कि चंडीगढ़ नगर निगम को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ मीडिया का जो खिताब मिला या फिर जो पुरस्कार मिला, ये हरियाणा के एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम को सर्वश्रेष्ठ मीडिया का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल की बात करें तो जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ उद्योग के तहत बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह यानी कि एनजीओ की बात करें तो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को चुना गया।
ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। चूँकि राजस्थान का एक स्थान है उदयपुर, उदयपुर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि G20 के तहत भारत में जो शेरपा बैठक आयोजित हुई, पहली शेरपा बैठक, ये राजस्थान के उदयपुर में ही आयोजित हुई थी। और G20 के बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया है कि मौजूदा समय में जो G20 की अध्यक्षता है, ये भारत के पास है। भारत को G20 की जो कमान मिली है, ये इंडोनेशिया से मिली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले 1 वर्षों के लिए भारत को इसकी कमान सौंपी है। और G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। और इसके 17वें संस्करण का जो थीम था, ये रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसका निर्धारित थीम था। ये सारी बातें यहाँ से आपको हमने कई बार बतलाया है। अगर आप डेली बेसिस पर इस करंट अफेयर की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको याद होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी व आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत में जो रॉ है एक खुफिया एजेंसी है और ऐसे में इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका नया प्रमुख अभी हाल ही में भोजपुर जिला के मूल निवासी आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्य जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जहां से, वो सभी बातें यहाँ पर हमने दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वे मूल रूप से हरिहर भोजपुर बिहार के निवासी हैं। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा 30 जून 2023 को अपना कार्यभार संभालेंगे। और एग्जाम पर्पज से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो मौजूदा प्रमुख जो है रॉ के श्यामंत कुमार गोयल उनका स्थान लेंगे। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पर बात हुई है रॉ की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जानकारी हमने कुछ समय पहले ही आपको दिया। आई थिंक 8 से 9 दिन पहले ये जानकारी हमने आपको दिया। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाइब ब्रेक यानी कि योग एट ऑफिस शेयर नामक एक पहल शुरू किया है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वाइब ब्रेक पहल क्या है या फिर इसकी शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया। दरअसल यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वाइब ब्रेक अर्थात योग एट ऑफिस शेयर नामक पहल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को काम के दौरान तनाव मुक्त और तरोताजा रखने के उद्देश्य से या फिर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक छोटी अवधि की वाइब ब्रेक यानी कि योग विराम पहल की शुरुआत की है, ताकि वे सभी कर्मचारी बेहतर तरीके से काम पर ध्यान दे सके। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पहल की शुरुआत यानी कि वाइब ब्रेक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। वाई ब्रेक पहल की बात करें तो वाई ब्रेक से यहाँ तात्पर्य कार्यालय में अपने कुर्सी पर ही योग करने से है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो कर्मचारी होते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं चेयर पे बैठे बैठे, तो वो तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने तनाव मुक्त करने और कर्मचारियों को ताजा रखने के दृष्टिकोण यानी कि फ्रेश रखने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए एक पहल की शुरुआत की है जिसे नाम दिया गया है वाई ब्रेक या फिर योग विराम। इसे नाम दिया गया है योग एट ऑफिस चेयर। ये सारी बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें भारत के बारे में योग के दृष्टिकोण से, तो आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत को योग गुरु कहा जाता है। हालांकि एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत को योग गुरु कहा जाता है, लेकिन बहुत कम ही छात्र जानते होंगे कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। आई थिंक आज आप यहाँ पर इसे याद रखेंगे। आज से अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो आपको ये प्रश्न एकदम सही करके आना है, क्योंकि अभी हाल ही में 21 जून को योग दिवस मनाया गया। ऐसे में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आज है 21 जून 2023 और 21 जून 2023 को यानी कि इस वर्ष 9वां योग दिवस मनाया गया। यहाँ से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकारने के बाद 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। विश्व योग दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी या जो प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकारा था, जिसके बाद 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है और 2023 में जो इसका निर्धारित थीम है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं।
तो वसुधैव कुटुंबकम ये 2023 का निर्धारित थीम है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम का जो शाब्दिक अर्थ है ये धरती ही परिवार है या फिर धरती एक परिवार है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो नवे योग दिवस से संबंधित इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे उससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टेट विशेष एग्जाम में प्रश्न बनना यहाँ से स्वाभाविक है। जो संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, इसके अंतर्गत जो 6 प्रमुख अंग हैं इसके, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये 6 इसके प्रमुख अंग है। यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, ये सारी बातें ध्यान रखिए। चूंकि बात हुई संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की अर्थात यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीनी, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन बने हैं, आपको याद होगा, आई थिंक एक सप्ताह पहले ये जानकारी हमने आपको दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की बात करें, जो सर्वोच्च संस्था है इसकी, तो इसके जो सचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी सीपरी की, और इस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। वो सारी बातें आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। लेकिन प्रश्न के आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा, मौजूदा समय में विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। तो यहाँ पर किसी भी विकल्प में हमें रूस नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम चुनाव करेंगे विकल्प नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर इसके विस्तृत हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि परमाणु हथियार को लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में यानी कि पिछले साल में 86 परमाणु हथियार तैयार किए गए, और इसमें चीन सबसे आगे जिसने 60 हथियार तैयार किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त रूस 12, अमेरिका इसमें कोई वृद्धि नहीं किया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 5 हथियार का इजाफा किया है। भारत ने 4 हथियारों की इसमें वृद्धि की है, जो कि पिछले साल के हम यहाँ पर परमाणु हथियार जो पिछले साल तैयार हुए पूरी दुनिया में, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि जो बातें रिपोर्ट में कही गई है उसी आधार पर यहाँ पर चीजें दर्शाई गई है। तो पिछले वर्ष 86 परमाणु हथियार तैयार हुए, इसमें चाइना सबसे आगे रहा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पिछले एक वर्ष में परमाणु हथियार में जो इजाफा किया है उसमें कौन सा देश सबसे आगे है। तो इसमें सबसे आगे है चीन। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसमें कोई भी वृद्धि नहीं किया है। जो देश है रूस है, जो कि परमाणु हथियार में सबसे सतर्क है। लगभग 4500 परमाणु हथियार रूस के पास है। रूस ने पिछले साल 12 हथियार की वृद्धि की है। भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में ये ध्यान रखें कि पाकिस्तान ने 5 और भारत ने 4 हथियारों की वृद्धि की है पिछले एक साल में। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 12,512 परमाणु हथियार हैं। जो रिपोर्ट है इसी रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े को यहाँ पर हमने दर्शाया है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो शीर्ष देश है वो है, आपको ध्यान रखना है, रूस। रूस के पास वर्तमान समय में 4,489 परमाणु हथियार है। हालांकि इसके अतिरिक्त अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार है। जबकि बात करें हम चाइना की, तो वर्तमान समय में चाइना के पास 410, पाकिस्तान के पास 170 और अपना देश भारत के पास 164 परमाणु हथियार है। ये सारी बातें इसी रिपोर्ट में कही गई है, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सीपरी की, तो सीपरी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। तो सीपरी की इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। ये रिपोर्ट की जानकारी कुछ समय पहले ही हमने आपको दिया था। और यहाँ पर इस रिपोर्ट से संबंधित जो डेटा है आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत के हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। पिछले 5 वर्ष में भारत ने हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% की वृद्धि दर्ज की है। और सीपरी की बात करें तो सीपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। तो ये सारी जानकारी फिलहाल आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
अब चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात हुई परमाणु की, परमाणु हथियार की, तो ऐसे में हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान का दो शहर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहाँ पर इन दोनों शहरों पर परमाणु हमला किया था, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे का विषय रहा। लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट है जो कि आने वाले समय भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही चीजें यहाँ पर हमने दर्शाया है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया था। हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर है, यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को, जो जबकि नागासाकी की बात करें तो नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा। और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया इसे लिटिल बॉय कहा गया, और इसके 3 दिन बाद जो नागासाकी शहर पर गिराया गया परमाणु बम, इसे फैट मैन कहकर संबोधित किया गया। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है, या फिर क्या नाम दिया गया। आपको यहाँ से ये सारी चीजें भी ध्यान रखना है। इसी चीज को बतलाने के लिए यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर फैटमैन। और साथ साथ ये डेट ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। यहाँ पर मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ताकि चीज़ों को आप जब बार बार सुनते हैं तो नोट करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि नोट करने के बजाय उसे अच्छी तरीके से समझिए, ताकि बेहतर तरीके से उसे आप समझकर लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज तक इस सीरीज में हमने आपको 602 लेक्चर प्रोवाइड किया है। ये आप जो आज देख रहे हैं, ये इस करंट अफेयर सीरीज का 602वां लेक्चर है। लेकिन आज तक किसी भी वीडियो में 1000 से ज़्यादा लाइक आप लोग नहीं दे पाए हैं। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है। ये जो पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन कैपिटल हिल में आयोजित किया गया, ये अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका के कैपिटल हिल में 14 जून 2023 को पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कह सकते हैं भारत और अमेरिका के इतिहास में इस तरह का जो सम्मेलन है पहली बार 14 जून 2023 को अमेरिका के कैपिटल हिल में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की समस्या की तरफ अमेरिका के कानून निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करना था। इसको लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। हालांकि कुछ बातें और भी है, जैसे कि इस सम्मेलन को अमेरिकन फॉर हिंदूज नाम दिया गया, यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन के संस्थापक और जो चेयरमैन थे उनका नाम रमेश जाबरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो इस आउटरीच कार्यक्रम जिसका नाम है जूली लद्दाख, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में, या फिर जो इसका आयोजन है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन लद्दाख यानी प्राचीन राज्य लद्दाख, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा गया कि प्राचीन लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। चूंकि यहाँ पर बात हुई भारतीय नौसेना की, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है, और वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। ये जानकारी हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आपको ध्यान रखना ये परीक्षा तिथि जो प्रस्तावित है, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। और इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स संचालित है, उसी के तहत आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि ये तमाम मटेरियल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी आपको इसमें दिया जा रहा है। तो जो भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, इस टेस्ट सीरीज को या फिर इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इस कोर्स को जब आप परचेज करेंगे तो वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद इस कोर्स में आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स की खास बात यहाँ पर यह भी है कि करंट अफेयर्स का जो हमारा क्लास है रेगुलर आप देखते हैं, तमाम जो नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के डेली और मंथली, वो सभी आपको इसी कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया है।
तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी औरों से बेहतर होगी और एग्जाम में सफलता पाने में आप सक्षम होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और बात करते हैं भारतीय नौसेना या फिर भारतीय सेना प्रमुखों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे थल सेना प्रमुख की। तो वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख या फिर जो जनरल है यह है मनोज पांडे और थल सेना उप प्रमुख है सुचेंद्र कुमार। वायु सेना प्रमुख यानी कि एयर मार्शल है वी आर चौधरी, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख है वायुसेना के आशुतोष दीक्षित। नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल आर हरि कुमार और इनका जो उप प्रमुख है यह है संजय जसजीत सिंह। और इसके अतिरिक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो वर्तमान में भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास वर्ष 2021 में हवाई दुर्घटना में इनकी पत्नी समेत कुल 14 लोगों की मौत हुई थी और इस विमान का नाम था MI-17V5। ये विमान का नाम यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। MI-17V5 इस विमान का नाम था। इसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त के परिणाम स्वरूप इन 14 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है या फिर करने का आदेश दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसी भी विकल्प में यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश में जेलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। साथ ही ओपन जेल की स्थापना के लिए भी निर्देश भी दिया गया, ये भी यहाँ से ध्यान रखें। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये ओपन जेल की स्थापना के लिए निर्देश भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ हालिया समसामयिक घटनाओं की बात करें जो हमने आपको कुछ समय पहले ही जानकारी दिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। रिवीजन पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के उद्देश्य की बात करें तो दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं इसी करंट अफेयर्स की सीरीज में। फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए अगले पॉइंट की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी ने उड़ीसा हॉकी संघ को 7-1 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि कुल मिला के शॉर्ट में यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये अभी हाल ही में उड़ीसा को हराकर उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा। ये घोषणा की है अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन की किताबों में शामिल किए गए जीवी हेडगेवार और वीर सावरकर और विवादित लेखकों के भाषणों को या फिर लेखों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें तो सावित्रीबाई फुले, बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू पर पाठों को फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिन्हें कि हटा दिया गया था इस पाठ्यक्रम से। तो ये सारी बातें भी आपको यहाँ से संबंधित ध्यान रखना है। कर्नाटक विधानसभा की घोषणा के आधार पर जो बातें निकलकर सामने आई है वही यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं। फिलहाल एक और पॉइंट है इनसे संबंधित कि इसके अलावा कैबिनेट ने सभी सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। ये सारी बातें कर्नाटक विधानसभा से संबंधित है या फिर कर्नाटक सरकार से संबंधित है, जिस सभी को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते अगले 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र गुहा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए यानी कि इस कैटेगरी में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक का नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसके लेखक है रामचंद्र गुहा,
जिसे अभी हाल ही में ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के स्वरूप उन्हें 5,000 पाउंड यानी कि लगभग 5 लाख रुपये और एलिजाबेथ लंगफोर्ड की स्मरण की बॉन्ड कॉपी अर्थात प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखें। एक जानकारी यहाँ पर है कि वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हालांकि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है यह है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। और 2023 में अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में तो कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी आपको याद होगा, पिछले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दिया था। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि रामचंद्र गुहा, जो कि जिनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आदि ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ये रामचंद्र गुहा की प्रमुख रचनाएं हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं गीतांजलि श्री, तो वर्ष 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया ये गीतांजलि श्री को उनकी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए दिया गया। 2022 में ये हिंदी के उपन्यास गीतांजलि श्री को ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप कि आपको याद होगा, हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। 10वां प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। दरअसल जैन मैरियट की बात करें तो आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। अभी हाल ही में इन्हें पाकिस्तान में नियुक्त करने की बात कही गई है या फिर घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि ब्रिटेन ने वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को पाकिस्तान में अपनी अगली उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की है और वो पाकिस्तान में ब्रिटेन की पहली महिला ब्रिटिश दूत होगी। इस नियुक्ति से पहले जैन मैरियट सितंबर 2019 से केन्या में ब्रिटिश उच्चायुक्त थे। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान में वह क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेगी और बात करें क्रिश्चियन टर्नर की तो टर्नर दिसंबर 2019 से पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त थे और उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हुआ। तो भी हाल ही में इनके स्थान पर नियुक्ति होनी है जैन मैरियट की और ये घोषणा भी हाल में हुई है और आपको ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हम अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुधांशु पंत। आपको जानकारी दे दूं कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना कि राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत मौजूदा समय में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं, लेकिन अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में इन्हें नामित किया गया है और इस साल 31 जुलाई 2023 को राजेश भूषण की सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के रूप में वे पदभार संभालेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वे इस विभाग में या फिर इस पद पर राजेश भूषण का स्थान लेंगे या फिर इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस के लेखक कौन है। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को देख सकते हैं। इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सतीश चंद्रा। आप यहाँ पर कवर पेज पर भी ये नाम देख सकते हैं लेखक के। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले एक गुप्त बात आपको बता दूं। जो जानकारी हमने आपको कोर्स से संबंधित दिया था या फिर टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया था, ऐसे में आपको याद होगा जो कूपन कोड हमने आपको ऑफर के लिए दिया था, ये कूपन कोड था BM299। हमने देखा कि 19 जून 2023 को मध्यरात्रि को जो ये कूपन कोड एक्सपायर हुआ, तो ऐसे में इसके बाद से बहुत सारे छात्र मैसेज और कॉल भी कर रहे थे कि सर हम ये ऑफर का लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसे में इस ऑफर को मतलब हमने मॉडिफाई करते हुए आप लोगों की डिमांड पे इसे कर दिया है BM500। ये BM500 जो ऑफर है ये आप सभी के लिए है। ये महज 50 छात्रों के लिए उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो वहां पर ये कूपन कोड आप अप्लाई करें। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो 799 रुपये वाला कोर्स है, जहां पर हम आपको तमाम मटेरियल दे रहे हैं आपके प्री एग्जाम के लिए, ये केवल और केवल 299 रुपये में अगले 1 वर्ष तक आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये केवल और केवल आज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ये BM500 ये कूपन कोड, आज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। महज ये 50 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना। सारी जानकारी आपको दिया गया था, आई होप कि आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक जो जानकारी हमने आपको दिया था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।